ओके अच्छा जी। तो नोरीना मैं आपसे पूछ रहा था, ये बिरयानी कैसे बनती है? नोरीना नहीं, नोरीना की आवाज नहीं आ रही। ओके नोरीना, अब आ रही है मुझे जी आवाज। सर। जी जी जी, बताइए बिरयानी कैसे बनती है? सर बिरयानी के लिए आपको डिफरेंट मसाले लेने होंगे, सब्जियां और चावल, और फिर पहले एक साइड डिश पे जो भी अगर चिकन बनानी है तो वो बना के, एंड देन यू हैव टू बॉईल द राइस, फिर उनके लेयर्स बनाने, एंड देन दम पे रख देने। बहुत ही गलत उस्ताद हैं आप भाई। सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए ना, सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए चूल्हा चाहिए। या यू राइट। चूल्हे के बाद आपको बर्तन चाहिए जिसमें आपने बिरयानी बनानी है। ठीक है। फिर उसके बाद जी आपको ऑयल चाहिए। फिर उसके बाद आपको प्याज चाहिए। फिर उसके बाद आपको टमाटर चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस समझने की कोशिश करो। ठीक है, फिर उसके बाद वो प्याज को लाल करना है। लाल करने के बाद उसमें मिर्चें डालनी है। फिर अलहदा से आपने कहीं चिकन जो है वो क्या कहते हैं, बॉयल करके रखा होगा। फिर आपने चावल डालने हैं, चावलों को गलाना है। मतलब प्रोसेस समझना है। तो बिल्कुल उसी तरह से बिरयानी जिस तरह से बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पेप्टाइड सिंथेसिस होती है। केमिस्ट्री सारी की सारी किचन है। केमिस्ट्री इज, नोरीना, नोरीना तो जानती होगी, केमिस्ट्री इज किचन वर्क। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और जो केमिस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा कुक होता है। ठीक है, जो भी केमिस्ट होता है वो बहुत अच्छा कुक होता है। मैं जब अमेरिका आया था तो मुझे अचार गोश्त नहीं बनाना आता था। कुछ भी नहीं बनाना आता था क्योंकि मैं चोर था। कभी किचन में गया ही नहीं था। यहाँ पर आकर सबसे पहले अमेरिका ने मुझे ना कुकिंग करना सिखाई। तो, तो आपको भी कुकिंग करना सिखाएगा अमेरिका, इंशाल्लाह। अगर आप अमेरिका आ गए तो फिर आपकी बेगम भी कहेगी कि भैया, अगर आपका मियाँ है तो मियाँ को भी आप कहोगे कि भाई तुसी पढ़ा हुन इकल्ले काम तो नहीं होना, तुसी भी नाल करो साडे। ठीक है। तो ये अमेरिका थोड़ी सी आकड़ निकाल देता है इंसान की। खैर, तो पेप्टाइड सिंथेसिस के मैंने दो आपके साथ वीडियोस शेयर किए हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको कोई भी पेप्टाइड का पेपर मिल जाएगा तो आप आसानी से उसको पढ़ सको। बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी, बस तरद्दुद भी नहीं होगा कि आपको समझ। और अगर केमिस्ट्री का किसी का बैकग्राउंड है जैसे नोरीना का है, तो वो बहुत एंजॉय कर, आप बहुत एंजॉय करेंगे इस चीज को। कि ये तो वही चीजें हैं जो हम करते हैं अपनी लैब में, कि स्केल क्या होता है रिएक्शन का, रिएक्शन की सिंथेसिस, क्या रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स को वे कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनती है। और दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को सॉलिड फेज रिएक्शन कहते हैं, एक को लिक्विड फेज रिएक्शन कहते हैं। तो सॉलिड फेज रिएक्शन कैसे होता है और लिक्विड फेज रिएक्शन कैसे होता है। और मजे की मैं बात बताऊं, इस पे भी नोबेल प्राइज मिला था मैरीफील्ड को। मैरीफील्ड को नोबेल प्राइज मिला था सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस को डिस्कवर करने पर। ठीक है, आप गूगल करके देखना मैरीफील्ड। तो इसको भी नोबेल, लेकिन ये 1964 की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुराना, बहुत पहले मिल गया था नोबेल प्राइज, क्योंकि उसने जिंदगी बहुत आसान कर दी। इतनी ज्यादा आसान कर दी कि अब आप ऑक्सीटोसिन अपनी लैब में बना सकते हैं, वेसोप्रेसिन अपनी लैब में बना सकते हैं, इंसुलिन अपनी लैब में बना सकते हैं। तो एक अलग बात है कि इंसुलिन अगर उस तरह से लैब में बनाओगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कॉस्टली नहीं होती है, इस वजह से हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो पेप्टाइड सिंथेसिस करके हम खुद से इंसुलिन भी अपनी लैब में बना सकते हैं। अमीनो एसिड्स को जोड़ना है बस। अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, 40 जितने भी उसके अंदर अमीनो एसिड है उन सारों को उसी सीक्वेंस के साथ जोड़ देंगे तो इंसुलिन बन जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से कोई जल्दी देख ले वो लेक्चर्स और कहे कि मुझे तो समझ आ गया है, तो अब मुझे, मेरे अंदर क्यूरोसिटी बहुत बढ़ गई है कि अगले लेक्चर में देखूं, तो वो मुझे ईमेल कर दे तो मैं उसको नेक्स्ट लिंक भेज दूंगा। ठीक है, राइट, राइट हो गया। Sir, actually, I have a question. यस, So, actually, I have gone across both videos of peptide synthesis. जबरदस्त। तो मेरा सबसे क्वेश्चन था सर, जब आप पेप्टाइड सिंथेसिस के स्टेप्स बता रहे थे तो देन द फर्स्ट स्टेप वाज रेजिन स्वेलिंग। यस, सर एक्चुअली इससे मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ये पेप्टाइड सिंथेसिस के स्टेप्स हैं, देन अमीनो एसिड्स हमने इसमें मतलब कब ऐड किए हैं, एंड ये रेजिन के साथ अमीनो एसिड अटैच है, हमने फर्स्ट स्टेप किया है। बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है आपका?
ये हम पेप्टाइड सिंथेसिस कर रहे हैं, देन फर्स्ट स्टेप था उसका रेजिन स्वेलिंग। यस, तो रेजिन अकेला मतलब खाली रेजिन है या इसके साथ अमीनो एसिड ऑलरेडी अटैच्ड है फर्स्ट स्टेप में? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली ना रेजन दो फॉर्म में आता है, एक होता है प्री लोडेड और एक होता है अनलोडेड। ठीक है, प्री लोडेड मतलब कि ऐसा रेजन जिसके साथ अमीनो एसिड पहले से लोड हुआ हुआ है। ठीक है, यूजुअली जैसे कि हम ट्रिप्टोफैन रेजन यूज करते हैं वो प्री लोडेड होता है, या फिर हम आर्जिनिन रेजन, कोई भी रेजन उठाते हो बना बनाया फैक्ट्री से आता है जिसके अंदर पहले से एक अमीनो एसिड लोड हुआ होता है, राइट। उससे जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन आप सिर्फ खाली रेजन लें और खाली रेजन लेकर ये चेक करना होगा कि उस रेजन के ऊपर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमें वो उसको फ्री करना पड़ेगा। फ्री करने के बाद उसके अंदर अमीनो एसिड लोड करेगा, राइट। उसमें लेकिन लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लोडिंग कैपेसिटी, क्योंकि हम जब खुद से रेजन के ऊपर अमीनो एसिड लोड करते हैं तो उसकी कैपेसिटी कम होती है। तो आगे जब आप लेक्चर सुनोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। लोडेड और दूसरी कौन सी? अनलोडेड, जिसके ऊपर कोई भी अमीनो एसिड लोड नहीं हुआ खाली रेजन है। और रेजन की भी टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आगे जाके बता रहा हूँ एक्चुअली कोर्स के अंदर। वैंग रेजन होता है, रिंकामाइड रेजन होता है, क्लोरोट्रिटाइल रेजन होता है। तो वो रेजन्स जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं बेसिक फंडामेंटल्स समझा रहा हूँ, राइट। और आप जब ये दो वीडियोस आपने देखी हैं तो आगे जो मजीद वीडियोस आएंगी और आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा होगा। वो ऐसा होगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस, सॉरी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा होगा। थोड़ा थोड़ा सा तजर्बा करा दूं आपको देखने के लिए वीडियोस। ओके जी, पेप्टाइड सिंथेसिस, ये पेप्टाइड सिंथेसिस एड ऑन में मिल गया आपको, राइट। तो ये देख रहे हो, check the bottle. For example, we have to start with resin, right? So in the resin, if you see this bottle, what is written here? 0.665 millimolar per gram. Got it? So it means 1 gram of the resin contains 0.665 millimolar. Got it? This is loading capacity. Got it? And then this is NH2 trip-butyl resin. So what this NH2 means? चलो बस ट्रेलर खत्म हो गया, ट्रेलर खत्म हो गया, ट्रेलर खत्म हो गया। So if this is H only, that means this is amino group, right? And ओके, तो ट्रेलर समझ आ गया? आया समझ? कुछ के नहीं आया, सर से गुजर गया? वो आपके पास वीडियो आ जाएगी, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। मैं आपको रेजन्स की बोतल दिखाऊंगा, फिर उसके अलावा अमीनो एसिड्स दिखाऊंगा, रिएक्शन वेसल दिखाऊंगा, एक्चुअल पेप्टाइड सिंथेसिस होते हुए दिखाऊंगा। पेप्टाइड सिंथेसिस होने के बाद फिर उसको रेजन क्लेवेज कैसे करते हैं, फिर रेजन क्लेवेज करने के बाद साइक्लाइजेशन कैसे करते हैं, साइक्लाइजेशन करने के बाद जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं पेप्टाइड का वो कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको HPLC में कैसे लेके जाते हैं, उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद उसको फ्रैक्शंस को कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उनको लायोफिलाइज करते हैं, लायोफिलाइज करके पाउडर बनाते हैं और फिर पाउडर से स्टॉक सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको स्लोली समझ में आ जाएगा, स्लोली एकदम समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया? दुआ किसने क्वेश्चन किया? जी है। एक और क्वेश्चन था कि मतलब जो रेजिन स्वेलिंग का हम लोग फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि मतलब हम रेजिन स्वेलिंग क्यों करा रहे हैं? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रेजिन स्वेलिंग इसलिए करवाते हैं कि रेजिन जब हमें मिलता है ना तो वो बहुत पाउडर फॉर्म में होता है। बेसिकली यू समझ लो कि जैसे आटा नहीं होता, आटे जैसा होता है लेकिन कलर येलो होता है उसका। ठीक है, तो जब हम उसको स्वेल करते हैं ना तो बेसिकली हम उसके ग्रुप्स को एक्सपोज कर रहे होते हैं ताकि जहां उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए ताकि। ठीक है, तो ड्राई जब कर देते हैं उसको तो जो ग्रुप्स होते हैं वो इतने एक्सपोज नहीं होते हैं, तो स्वेलिंग करने के बाद रिएक्शन अच्छा होता है, राइट। अगर आप रिएक्शन नहीं, सॉरी
सर हाउ डू डिटरमिन कि रेजिन के ऊपर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं? हाँ, ये बात भी सवाल मजे का है। इसका जवाब भी दिया जाएगा, वहीं पर लिखा हुआ है। जब वीडियो सुनोगे, पहले सुन लो ना, क्योंकि अभी सिर्फ इरम ने सुनी हुई है वो वीडियो, बाकी किसी ने सुनी नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे सुन लो, ठीक है? और सुनने के बाद फिर हम उसके ऊपर मजीद क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हो, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह पूरी पूरी तवज्जो से दूंगा, ठीक है? और आई होप कि यू विल गेट। हाँ, और अगर कोई सवाल अभी आ जाता है तो बेस्ट वे ये है, उसको लिख लो, सिर्फ उसको लिख लो, लिख के मुझे ईमेल कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली, जब कभी भी नोट्स लिखा करो अपने मेरे लेक्चर्स में से, तो आप अगर मेरे लेक्चर का एक तरीका देख लो, एक कैरेक्टरिस्टिक मेरे लेक्चर की क्या है कि मैं सवाल पूछता हूँ और जवाब देता हूँ, सवाल पूछता हूँ और जवाब देता हूँ, ठीक है? तो आप उन सवालों को लिख लिया करो, तो ये सवाल क्या पूछ रहा है और फिर उसका जवाब क्या दे रहा है। गॉट इट? जैसे मैं कहूँगा व्हाट इज अमीनो एसिड, तो आप पूछो कि सवाल आ गया व्हाट इज अमीनो एसिड, तो फिर मैं बताऊंगा कि ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसको अमीनो एसिड कहते हैं, राइट? फिर मैं मतलब मेरा स्टाइल ये है कि मैं ज्यादातर पढ़ाते हुए पहले सवाल पूछता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, ठीक है? एंड इंटरेस्टिंगली दिस वाज द आइडिया ऑफ सोक्रेटिस। सुकरात साहब इसी तरह से पढ़ाया करते थे आज से 4000 साल पहले। अगर किसी को शौक है किताब पढ़ने का, उसकी बहुत मजे की किताब है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, डायलॉग किताब का नाम है मुकालमात अफलातून। उसका शागिर्द था अफलातून, जिसको प्लेटो कहते हैं। तो प्लेटो ने ही किताब लिखी थी सुकरात के ऊपर। सुकरात ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं लिखा था, और इसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। अगर आप किसी को बताओगे ना कि सर माय टीचिंग स्टाइल इज सोक्रेटिक मेथड, तो अब वो कहेंगे है बंदा कोई हो ही शायद, बंदा तो पता नहीं कितों आया। ठीक है, आप गूगल करके देख लेना व्हाट इज सोक्रेटिक मेथड, ठीक है? तो सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ये आप गूगल करके देख लेना। और फायजा खालिद टीचर है, तो फायजा खालिद के लिए तो बहुत अच्छा है। जो भी टीचर है यहाँ पर, तो उनको पता होना चाहिए कि सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, ठीक है? फायजा आप को आज का काम मैंने एक ईमेल कर दिया है, जिसमें आपके पास 5 लिंक्स हैं, ठीक है? 3 लिंक जो है वो एक इनसाइड स्टोरी है। इनसाइड स्टोरी है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स के पेपर की, कि मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स का पेपर किस तरह से वजूद में आया, ठीक है? जैसे कोई 3 इडियट फिल्म है, तो 3 इडियट फिल्म बनाते हुए कितना कुछ हुआ होगा, तो वो बिहाइंड द सीन तो हमें नहीं पता ना कि क्या हुआ होगा। तो अगर आपको बिहाइंड द सीन भी पता चल जाए तो आप भी 3 इडियट बना लोगे, राइट? तो इसी तरह से आइडिया कैसे कंसीव हुआ था, आइडिया कंसीव होने के बाद एग्जीक्यूट कैसे हुआ, और मैं ट्रेन कैसे कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को, सेम वैसे ही ट्रेन करूंगा आपको। लेकिन आपको पहले से पता चल जाएगा, मेरा टाइम बहुत शॉर्ट लग जाएगा, मुझे बहुत आसानी हो जाएगी मुझे आपको एग्जीक्यूट करवाने में आर्टिकल को, अगर आप वो समझ जाओगे प्रोसेस, ठीक है? और हर ग्रुप में 3 बंदे हैं, हर ग्रुप में 3 बंदे हैं, तो एक ही बंदा सारा काम नहीं करेगा। तो एक मैं भी हूँ, 4 बंदे हो गए, ठीक है? तो 4 बंदे मिलकर काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेले को पूरा आर्टिकल लिखना होगा, 4 बंदों को आर्टिकल के मुख्तलिफ सेक्शंस लिखने होंगे, ठीक है? और मैं उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। सुपरवाइज मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा तरीकाकार क्या होगा काम करने का, ये वैसे अगले वीक का सवाल है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। एक ग्रुप ईमेल होगी, ग्रुप ईमेल होगी, जो भी ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, जैसे अभी जीन थेरेपी की एक ग्रुप ईमेल, ठीक है? और उसमें आप मुझे भेजोगे 3 फाइलें, एक वर्ड फाइल भेजोगे, साथ में एक एंड नोट लाइब्रेरी वाली फाइल भेजोगे, और साथ में मुझे डॉट डेटा वाली फाइल भेजोगे। तीनों को जिप करके आप मुझे भेज दोगे, राइट? और मैं उसको फाइनली एक फॉर्म में लेकर आऊंगा, और वो फॉर्म आपको वापस भेजूंगा। तो ये टू एंड फ्रो हमारा ईमेल कम्युनिकेशन चलता रहेगा, राइट? और उसमें फिर डे की कोई खास अहमियत नहीं रहेगी। आप वो मंडे को भी भेज सकते हो, ट्यूसडे को भी भेज सकते हो, थर्सडे को भी भेज सकते हो, वेडनेसडे को भी भेज सकते हो। तो ईमेल तो आप किसी भी वक्त भेज सकते हो मुझे। तो जो भी आपने काम किया है उसको आपने मुझे ईमेल में डालकर, ठीक है, ग्रुप को कॉपी करना है, आपका जो ग्रुप है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वो मुझे भेज देना है। और फिर उसी तरह से, और जो जितना मैंने पहले बोला था, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही उसका ऑर्डर बनेगा पब्लिकेशन के ऊपर, ठीक है? और अगर आप मेरे से ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, यू विल बी द फर्स्ट ऑथर एंड आई विल बी द सेकंड ऑथर, and I can become even the 5th author, depending upon if you're taking the charge and I am doing nothing, then I don't need to take the advantage of out of you.
Right. Does that make sense to you? Yes, sir. Yes, sir. Any question? Because I don't need much papers now, because my more focus is on research at this moment, not on review papers. Review paper is just to train you, because that is a cause. अगर आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को ये बता देते हो अमेरिका के कि मुझे पेप्टाइड सिंथेसिस आती है, मुझे SIRNA का पता है, वो मुझे ये वाले पेपर मैंने पढ़े हुए हैं, मुझे ये वाली टेक्निक्स आती है, मुझे साइटोटॉक्सिसिटी करना आती है, मुझे सीरम स्टेबिलिटी करना आती है, मुझे बाइंडिंग एफिनिटी करना आती है, मुझे फ्लो साइटोमेट्री चलाना आती है, मुझे वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट करना आता है, मुझे माल्डी मास स्पेक्ट्रोमीटर चलाना आता है, मुझे जीटा साइजर मशीन मैंने देखी हुई है, वो जीटा साइजर मशीन काम कैसे करती है, उसकी रीडिंग्स कैसे आती है, वो मुझे आती हैं। और अगर ये अपने CV पे लिख देते हो और साथ में GRE का 305, 304, 300 स्कोर भी ले आते हो और सिर्फ फिर बाद में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हो, एडमिशन ना मिले तो मैनू कह दे। मुमकिन ही नहीं है कि वो आपको एडमिशन ना दे, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको एडमिशन ना दे। बिकॉज देखो, एक बंदा 3 साल की मेहनत करने के बाद जिस जगह पर पहुंचा है, आप उस जगह पर पहले ही पाकिस्तान में पहुंच जाते हो तो उनको तो ट्रेंड बंदा मिल गया, और अब उसने सिर्फ लैब में जाके काम करना है और कुछ नहीं करना, प्रोफेसर को कोई तंग नहीं करना। प्रोफेसर ने जो कुछ करवाना था वो पहले ही पाकिस्तान में वो बच्चा कर आया, तो वो तो भाई हंस के लेगा, उसको कहेगा भाई आओ जल्दी से आओ, ठीक है। तो आपको फिर आपको उतनी देर में पेपर लिखने आ जाएंगे। अगर मजे की बात बताऊं, अमेरिका में भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पेपर लिखना नहीं आता, PhD करने आते हैं लेकिन उनको पेपर लिखना नहीं आता। पेपर लिखना एक अलग से साइंस है, राइट। साइंस करना एक अलग से साइंस है। अगर आप पेपर लिखना सीख जाओ तो आपकी PhD करना आसान हो जाएगी। Your PhD will become really very easy, right? And then you will be able to do some wonderful work in PhD. It's not like really you can do really wonderful work here, because आपकी कम्युनिकेशन बदल जाएगी, साइंसदानों से बात करने का अंदाज बदल जाएगा। जब आप इतना ज़्यादा साइंस डिस्कस करोगे मेरे साथ, एनालिसिस करोगे मेरे साथ बैठ के, जैसे अभी कल या परसों फहद मेरे साथ साइटोटॉक्सिसिटी के ऊपर एनालिसिस कर रहा था ना, तो बिल्कुल मुझे अपना ना ग्रुप वो याद आ गया कि जैसे हम ग्रुप, हमारी हर वीक में ग्रुप मीटिंग होती है, जिसमें हम सिर्फ पूरे वीक की प्रोग्रेस बताते हैं कि जी इस वीक में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये डेटा आया और इस डेटा को मैं ऐसे एनालाइज कर रहा हूँ, राइट। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग एनालिसिस विद मी, okay, this is the graph, now tell me what does this mean, this is the confocal image, what does this mean, what is this DAPI, ये न्यूक्लियस किस तरह से स्टेन हुआ है, ये सेल के अंदर किस तरह से SIRNA नजर आ रहा है, ये जो बैंड नजर आ रहा है ये किस चीज का बैंड है। आप बोलोगे ये SIRNA का बैंड है, प्रोफेसर कहेगा है बंदा कोई हो रही है, ये ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। You got my point? Yeah. Any question? Faiza, any question? Not so far. Actually, I did not see any of the lectures till now. No, it's okay. You have 1 week now. You have complete week now. Next week, Friday, 9 p.m. we will meet. And you have these 5 links with you, which is worth around 5 to 6 hours. तो आपके पास 5-6 घंटे का काम मिल चुका हुआ है, जो कि 10 घंटे का भी हो सकता है अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हो। अगर आप महारत हासिल कर लोगे तो तकरीबन आपको 10 घंटे लगेंगे उस मटेरियल को हजम करने में, ठीक है। और आज के बाद ड्रॉप आउट का काम खत्म हो चुका है। अगर अभी भी ड्रॉप आउट करना चाहते हो तो हो जाओ, और फिर अगर अब के बाद एक ही सूरत है इस कोर्स से बाहर निकलने की, या तो मार जाओ या पागल हो। I am sorry to say. Got it? So we have to finish it, right? Because this is a commitment I have made myself and I have made to my professors. It's very, very important, right? And your names are on their table already. Your names are on their table. Okay? And I am accountable to them, and I am accountable to you, and you are accountable to me. Right. Make sense? Right. Yes, sir. Okay, Fahad, you have any question? Not as yet. ये है कि आपको ईमेल भेज दिया रिगार्डिंग द टॉपिक, तो आप काइंडली उसको रिव्यू कर लीजिएगा और इंशाल्लाह मैंने देखी नहीं है अभी। और आपके हाँ मजे की बात ये है कि
अगले वीक तक आप लोगों के इंडिविजुअल टॉपिक्स की ईमेल, यानी कि फ्राइडे 9 PM से पहले पहले आपके इंडिविजुअल टॉपिक्स की ईमेल आनी चाहिए है। और वो ईमेल बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप मेरे ये 3 लेक्चर्स जो कि मैं एवा और जेजे को दे रहा हूँ वो गौर से सुन लोगे। ठीक है, कि आर्टिकल की आउटलाइन मैंने कैसे बनाई थी, राइट, और उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी। ठीक है, तो यू विल गेट टू नो कि मैं किस तरह से डॉक्टर तिवारी को प्रेजेंट कर रहा हूँ आउटलाइन। तो बिल्कुल आप भी वैसे ही मुझे प्रेजेंट करेंगे वो आउटलाइन। प्रेजेंट तो नहीं करेंगे, खैर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर तिवारी भी साथ ही हैं, वो बैठे हुए हैं, मेरे से क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हैं कि इमरान तू यूं क्यों कर रहा है, तू वो क्यों कर रहा है। तो मैं उनको कहता जरा ठहर जाओ, मैंने जरा दसन दो, तानू पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। डज दिस मेक सेंस? जी जी। यस सर। सुभान असगर, तुम्हारे से काफी देर हो गई है, बात नहीं हुई, बताओ क्या कर रहे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर वगैरह सुन रहे हैं आपके और नोट भी कर रहा हूँ सर। हाँ, तो तुम्हारे नोट्स मुझे ईमेल में मिलने चाहिए। जी सर इंशाल्लाह। हाँ, और ये जो आप 2-3 लेक्चर दें सर उनकी नोट्स बना के आपको सेंड करूँगा। डेफिनेटली, बिकॉज आई वांट इट। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई सवाल जवाब है तो वो मुझे बता दो। मुझे 5 मिनट की ब्रेक दोगे? आई हैव टू गो टू द रेस्ट रूम। ओके, जी जी सर। यू कैन टॉक टू ईच अदर, प्लीज फील कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू ईच अदर। आई एम कमिंग। Well, I am here. Thank you. So, any question for me? Sir, I have few questions from the video. Do you want to ask me now, or I will ask them and call them as it was the video? About which video? Sir, the dye synthesis. Okay. मेरा ख्याल है कि आप मेरे से अकेले में पूछ सकती हो अभी, क्योंकि बाकी लोगों ने अभी तक देखी नहीं हुई वीडियो। तो मीटिंग खत्म होने के बाद आप मुझसे पूछ लो। वैसे अभी अगर दूसरों को एतराज नहीं है तो आप पूछ सकती हो। कोई दूसरों को एतराज है? हैं? No, sir. चलो फिर पूछ लो जी, पूछ लो। आपने कहा कि रेजिन, सर आपने कहा कि रेजिन्स जो है लोडेड हो सकते हैं, अनलोडेड हो सकते हैं। देन इफ अगर रेजिन अनलोडेड है तो हम लोग जो अमीनो एसिड्स हैं वो उसको किस स्टेप में ऐड करेंगे पेप्टाइड सिंथेसिस? पहले डायरेक्ट कपलिंग करेंगे उसकी, रेजन को स्वेल फिर भी करेंगे।
रेजन को स्वेल करने के बाद उसकी कपलिंग करेंगे बस अमीनो एसिड के साथ। अमीनो एसिड का सॉरी अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और रेजन का अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर रेजिन जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं तो हम मैं आपका ये सवाल हल कर देता हूँ। अभी आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो? जी सर। ये मैं वैंग रेजन दिखा रहा हूँ आपको और इसकी मैं इमेज दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके ओके, ये बताओ इसका कौन सा ग्रुप यहाँ पर पड़ा हुआ है, बोलो। सर कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक तो नहीं लग रहा मुझे। सर नहीं, ये OH अल्कोहलिक ग्रुप। ये अल्कोहल ग्रुप है, OH है, राइट, जबरदस्त, OH है। तो इसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ बनेगा ना? जी सर, ईस्टर बनाएंगे। बेटा कौन सा ये क्या बनाएगा? एस्टर। तो बस कपलिंग हो जाएगी। सेम वही एस्टर भी वैसे ही बनेगा जैसे कि अमाइड बनता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लोरो ट्रिटाइल रेजन। अच्छा जी, ये अब ये क्लोरो ट्रिटाइल रेजन में ये क्लोरीन जो है ये बॉन्ड बनाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सेकंड है जो ये पड़ा हुआ एफमॉक। तो मगर ये इसमें क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन होता है। ये किसी भी जगह पर आप देख लोगे तो आपको नजर आ जाएगा, बहुत क्लियर है। ठीक है, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। ये आ गया ना। मतलब आप अगर जब पेप्टाइड सिंथेसिस का कोई भी पेपर उठाओगे ना, क्या नाम है, इरम थी मेरे साथ या कौन थी, किसने सवाल किया था? दुआ ने किया था, इरम ने। यस सर मैं हाँ, तो आप इसको पेपर कोई भी उठा कर देखोगे, क्लोरोट्रिटाइल का रीजन का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक ग्रुप फ्री पड़ा होगा। उस फ्री ग्रुप के साथ अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा। और क्योंकि हम सी से एन टर्मिनल की तरफ सिंथेसिस करते हैं, जो कि मैं थर्ड वीडियो में और फोर्थ वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करेक्ट सर अब ये जो क्लोरोट्रिटाइल रेजिन है, इसमें आप बता रहे हैं ना क्लोरीन है, ठीक है, तो ये एसिड के साथ आके रिएक्ट करेगा? जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। जी दुआ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मुझे। ये चैटिंग में कौन क्या 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 कह रहा है? सर मैंने क्वेश्चन किया था, क्लियर हो गया है वो क्लोरीन वाला, क्लोरीन और एसिड रिएक्ट करेंगे, तो आपने कहा जी। ये एग्जैक्टली, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो, मगर आप इसमें इतना ज्यादा वरी ना करो अभी, क्योंकि जब आपको थर्ड और फोर्थ वीडियो मिल जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन आपका खुद ब खुद ही जवाब आपको इसका मिल चुका होगा। ठीक है सर। जी सर, अभी मैंने वो 2 वीडियोस देखनी है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो नोट ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल हियर, राइट। और अगर आपने इरम आपने अगर वीडियो देखी है दोनों, तो उसमें मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको। आपने देखा है पेपर? पेपर की स्कीम दिखा रहा हूँ मैं, राइट। तो वो स्कीम की समझ आती है कि नहीं आती है? यस सर, पहले जब वो पेपर देखा था तो स्ट्रक्चर से समझ नहीं आती थी कि मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया तब समझ आ रही है कि वो मतलब स्ट्रेट चेन है, देन साइक्लाइजेशन हो गई है तो स्ट्रक्चर्स में। हाँ, तो जब सारे देख लेंगे तो सारों को उतना ही समझ आएगा, ना फिक्र करो, वो मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तरीके के साथ चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि पहले जो चीज पहले है वो समझाई जाए। जैसे कि मैं बिरयानी बनाने से पहले, बिरयानी बनाते हुए सबसे पहले चूल्हे को पकड़ता हूँ, ना कि डायरेक्ट चावलों को पकड़ता हूँ। ठीक हो गया? तो जो बिरयानी बनाने के वक्त जो चूल्हे को पकड़ेगा, चूल्हे से स्टार्ट करेगा, वो अच्छी बिरयानी बना लेगा, पढ़ाते हुए, पढ़ाना सीखा, अच्छा सिखा लेगा, राइट। तो जब मैं कहता हूँ ना कि पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताओ, चलो आप बताओ पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नोरीना आप बताओ पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फाइंडिंग द रिएक्शन वेसल। यस, फाइंडिंग द रिएक्शन वेसल। आपको रिएक्शन वेसल ही नहीं है तो आप क्या बनाओगे पेप्टाइड, राइट। तो पहली चीज क्या है, रिएक्शन वेसल ढूंढना। फिर दूसरा, उसके बाद क्या करेंगे? वॉशिंग। गंदा बर्तन उठाएंगे, पहले किसी ने बिरयानी बनाई हुई होंगी जिससे फिर की करांगे ਅਸੀਂ, पहले उन्हें चंगी तरह धोना पेगा।
उसको अच्छी तरह से धोएंगे, ठीक है ना, ताकि नजर आए कि ये धुली हुई है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वे करेंगे चीजों को वे करके उसमें डालेंगे, फिर रिएक्शन करवाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक हो गया? सर मेरा एक क्वेश्चन है। Sir, I've heard about automatic peptide synthesizer. Can you Yes, please explain about this? obviously I have explained about it, लेकिन मैं हमेशा मैनुअल से ऑटोमेटिक पे जाता हूँ, ऑटोमेटिक से मैनुअल पे नहीं आता। मशीन पड़ी हुई है हमारे पास, 2 ऑटोमेटिक पेप्टाइड सिंथेसाइजर पड़े हुए हैं। सुबह रात को पेप्टाइड डालो, अमीनो एसिड वे करके डालो, सुबह उठ के पेप्टाइड ले लो, ठीक है। हम ये खुद नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पे पेप्टाइड बनाना हो तो फिर हमें फिर भी रिएक्शन मेथड यूज करना पड़ती है। लेकिन ऑटोमेटिक पेप्टाइड सिंथेसाइजर के लिए मोल बहुत छोटा होता है, हमें बहुत थोड़ी अमाउंट में पेप्टाइड मिलता है, लाइक 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, बट दैट इज आल्सो सफिशिएंट फॉर आवर एक्सपेरिमेंट्स। ऑटोमेटिक पेप्टाइड सिंथेसाइजर यहाँ पर दिखाया भी जाएगा आपको, ठीक है। तो सर इट मींस के इन दोनों में इतना कोई फर्क नहीं है, लाइक जो काम हम कर सकते हैं वो मशीन हमें करके दे सकता है। मशीन ने सिर्फ ऑटोमेटिक कर दिया ना, आप क्या कर रहे हो, मशीन ने क्या करना है, मशीन में आप वे करके चीजों को डाल दोगे, मशीन ने सॉल्वेंट उठा के सक कर, मतलब वो रोबोट है बेसिकली। मशीन क्या करती है, उधर से सॉल्वेंट पकड़ती है, रिएक्शन वेसन में डालती है, खास मिनट के बाद प्रोग्राम किया होता है उसको, खास मिनट के बाद उसमें से वो रिएक्शन जो चीज है वो ड्रेन कर देती है, फिर नई चीज डालती है, फिर ड्रेन कर देती है। तो जो हम खुद काम कर रहे होते हैं वो काम मशीन कर रही होती है, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशंस आपको करना पड़ती है, साइंसदान नहीं कैलकुलेशंस करनी। So there is no limitation to the automatic peptide synthesizer. There is big limitation. Automatic peptide synthesizer cannot do solution phase. It only does the solid phase. Okay. तो जब हमें साइक्लाइजेशन करनी होती है, साइक्लाइजेशन हमेशा सॉल्यूशन फेज में होती है, तो ऑटोमेटिक पेप्टाइड सिंथेसाइजर साइक्लिक पेप्टाइड नहीं बना सकता। अगरचे वो भी अवेलेबल है साइक्लिक पेप्टाइड बनाने वाले ऑटोमेटिक पेप्टाइड सिंथेसाइजर, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं और वो हमारे पास नहीं है, वो यूजुअली इंडस्ट्रीज के पास होता है। एकेडमिया में मेरा नहीं ख्याल इवन हार्वर्ड के अंदर भी पड़ा होगा ऑटोमेटिक पेप्टाइड सिंथेसाइजर, जो कि सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन करवाता है, ठीक है। स्टैनफोर्ड में भी पड़ा होगा, ठीक है। वो आमतौर पर फाइजर या इस तरह की जो अल-नाइलम, जो कि बहुत बड़ी मिलियन डॉलर कंपनीज हैं, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, और जो टनों के हिसाब से पेप्टाइड बना रही होती हैं, वो अफोर्ड कर सकती हैं। ये जो हमारा अभी हमने रिसेंटली पेप्टाइड सिंथेसाइजर मंगवाया था, ये तकरीबन था $65,000 का। वो रोबोटिक है, सिर्फ उसमें रोबोट है और प्रोग्राम किया होता है उसको, रोबोट होता है, रोबोटिक काम कर रहा होता है, बस मशीन वो सॉल्वेंट्स को सक करता है। अब सॉल्वेंट भर के मशीन में डालना वो हमारा काम होता है, इसी तरह से अमीनो एसिड्स को वे करना वो भी हमारा काम होता है। और सर एक सवाल है, लाइक आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम वन ऑफ द केमिस्ट, synthetic chemist के peptide synthesis is not a big deal because you have the automatic peptide synthesizer. So what is your contribution in the synthesis? So when I think of peptide synthesis, तो मेरे दिमाग में ये बात फिर आती है कि like how can you say that I'm a synthetic organic chemist doing a work which can be done by automatic peptide synthesizer itself? Like there should be some specification to that scientist के उसकी वो स्पेसिफिसिटी है कि वो पेप्टाइड को बनाता है। इफ देयर इज अ मशीन, इट डोंट यू थिंक कि देयर इज नो स्पेशलिटी रिलेटेड टू दैट पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन दैट? आई मीन आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, but I have heard this like. So the designing of the peptide is the work of the peptide chemist. Weighing of the peptide, designing the experiment, machine cannot do it. Okay. मशीन कैन नॉट डू, मशीन का काम सिर्फ मिक्सिंग करना है, राइट। और अब आपको सीक्वेंस कौन सा डिजाइन करना है, ये भाई कौन सी मशीन बता सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कोई ऐसी मशीन सिंथेसाइज हुई है जो शेक्सपियर की तरह वर्ड्स को डाल सके, ठीक है। तो जो पेप्टाइड केमिस्ट होता है उसका मेजर काम क्या होता है? डिजाइन ऑफ द पेप्टाइड। ओके, which requires a lot of science, like which requires the understanding in basic science obviously, and second thing वो भी हो गया। उसके बाद अब किस स्केल की सिंथेसिस करनी है,
आपको फाइनल प्रोडक्ट कितना चाहिए है, आपने वो फाइनल प्रोडक्ट 100 मिलियन लोगों को देना है या सिर्फ अपने लैब के जो चूहे हैं 4 या 10 उनको देना है, कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करना है, जो मटेरियल है उसको किस तरह से यूज करना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है रिएक्शन की, ये सारा काम पेप्टाइड केमिस्ट का है। मशीन का काम सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग है। आटा गूंदने वाली मशीन का पता है क्या करती है? एग्जैक्टली, मिक्स करती है जस्ट सब चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को, बस दैट्स इट। मशीन कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज एनालिटिक। तो पेप्टाइड केमिस्ट अगर वाकई पेप्टाइड केमिस्ट है तो वो टेक्नीशियन, हाँ टेक्नीशियन को रिप्लेस कर सकती है मशीन। ठीक है, ये याद रखना है आपने। टेक्नीशियंस आर रिप्लेसेबल, साइंटिस्ट्स आर नॉट रिप्लेसेबल। ओके, मतलब जो टेक्नीशियन वाला काम था वो बजाय आप $50,000 का टेक्नीशियन हायर करो, आप मशीन ले लो $50,000 की, बात करो। So sir, I was also thinking कि जो पेप्टाइड्स हमारे, मतलब अगर हम पेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं, so I think it's not only limited to use it as a carrier for the siRNA. I mean, we can use it for the evaluation of other different kind of biological activities. मतलब पेप्टाइड केमिस्ट्री इतना ज्यादा काम हो रहा है आजकल पेप्टाइड के ऊपर, स्पेशली नेक्स्ट डेकेड इज ऑल अबाउट दिस बायोलॉजिक्स, क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रग्स खत्म हो जाएंगी और पेप्टाइड्स को जो मेरा पहला इम्यूनोलॉजी में मैं स्टिमुलेंट्स मैं बता रहा हूं, जो हमारा पहला रिव्यू 2017 में छपा था ना, साइक्लिक सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड, जो कि पॉल और मैंने मिलकर लिखा था। पॉल ने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, वो मुझे उसका स्ट्रक्चर बनाना आते नहीं थे, नया आया था, तो आप उसको पढ़ लो, वो बहुत जबरदस्त पेपर है। आपको पेप्टाइड का पता चल जाएगा, स्कोप का, कि पेप्टाइड का स्कोप क्या है, और वो सिर्फ साइक्लिक सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड है, राइट। और आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल जैसे कि पॉलीमेक्सिन, वो भी पेप्टाइड है। बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, AMPs के ऊपर बहुत काम हो रहा है, जो कि क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा मसला है, तो हमारी बॉडी के अंदर, स्लाइवा के अंदर स्पेशली एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं ऑलरेडी, तो हम उनको मिमिक करके तो एंटीबायोटिक बनाना चाहते हैं पेप्टाइड्स को यूज करके। तो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एक पूरी फील्ड है जिसका काम ही सिर्फ ऐसे पेप्टाइड बनाना है जो कि जिनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप ना हो सके, बैक्टीरिया जिनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा ना कर सके। ठीक है, फिर कैंसर डिलीवरी एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं पेप्टाइड, टारगेटेड डिलीवरी के लिए भी पेप्टाइड इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे पेप्टाइड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो रिसेंटली हमने काम किया है, एक PDZ रिसेप्टर है जो कि एक्सप्रेस होता है, इसी तरह से RGD रिसेप्टर है जो कि एक्सप्रेस होता है सर्टेन ट्यूमर्स के अंदर, CGKR के पेप्टाइड है जो कि हेपरिन सल्फेट रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो इनको हम टारगेटिंग पेप्टाइड्स कहते हैं या होमिंग पेप्टाइड्स कहते हैं। अब लेकिन ये होमिंग पेप्टाइड्स डेवलप कैसे हुए, इसके पीछे भी पूरी साइंस है कि वायरस जो था, वायरस कुछ खास जगहों पर जाता है और उस वायरस के सीक्वेंस, क्योंकि वायरस की प्रोटीन के सीक्वेंस में फिर एनालिसिस किया गया कि कौन सा ऐसा सीक्वेंस है इसका जो कि इम्पोर्टेंट है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए, तो सिर्फ फिर उस सीक्वेंस को डिजाइन किया गया। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर dependent upon your understanding of the peptide, and this is the second and third level. The first level is just first understanding how a peptide is formed, बाकी की बात की इंजीनियरिंग है। अगर आपको फंडामेंटल्स ही नहीं पता है तो फिर हम उस फील्ड के अंदर डीप नहीं जा सकते। ठीक है, तो फील्ड में डीप जाने के लिए पहले आपको फंडामेंटल समझने जरूरी होते हैं। आप और कोई भी साइंसदान मैंने आज तक नहीं देखा जो रियल साइंसदान हो जिसके फंडामेंटल्स खराब हो। ठीक हो गया। अब मतलब ईस्टर बॉन्ड का नहीं किसी को पता, अमाइड बॉन्ड का नहीं पता, इथाइल एसीटेट के अंदर कौन सा ग्रुप है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इथाइल एसीटेट के अंदर कौन सा ग्रुप है, कौन सा बॉन्ड है इथाइल एसीटेट के अंदर? कॉमन क्वेश्चन है, मतलब मुझे बताओगे कौन? वैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इथाइल एसीटेट के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? एस्टर है सर। एस्टर है, राइट। तो अब ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। एसिटामाइनोफेन है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री जितनी भी है वो सारी की सारी बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और जो फार्मेकोफोर होता है, फार्मेकोफोर, राइट,
अब जितने भी फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं सर। उसमें से फ्लोरीन निकाल दो तो फ्लोरोक्विनोलोन्स काम ही नहीं करेंगे। तो उसमें फार्माकोफोर कैसे डेवलप हुआ? तो इसी तरह से पेप्टाइड का भी कुछ खास सीक्वेंस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी एक्टिविटी के लिए। तो वो पेप्टाइड डिजाइन करना पेप्टाइड केमिस्ट का काम होता है, ना कि पेप्टाइड सिंथेसाइज करना। पेप्टाइड सिंथेसिस जो है वो पेप्टाइड जो ऑटोमेटिक पेप्टाइड सिंथेसाइजर है वो कर लेता है। यस, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you so much. You have broadened my vision regarding the peptide and their synthesis and automatic peptide synthesizer. क्योंकि ये चीजें like I can discuss with you कि मेरे supervisor ही ये बात कहते थे कि peptide synthesis in X-ray and all this stuff, like you have the machines for it. तो ये जो काम है मतलब वो उसको थोड़ा सा inferior समझते थे। तो but it has a scope. I understand. आपसे बात नाम क्या है? किनका? He is Dr. फारूक अहमद खान। आजकल वैसे एचईजे काफी स्पॉटलाइट पे आई हुई है, एचईजे और आईसीसीबीएस। डॉक्टर परवेज हुद भाई बहुत on the spotlight, but I can say that of course my supervisor is like he is trained in synthesis, तो उनको जाहिर सी बात है बंदे को अपनी फील्ड बहुत अच्छी लगती है। Like he literally is very expert in synthesis. Like I think he is planning to do total synthesis की तरफ जा रहे हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल सिंथेसिस एक अलग टॉपिक है। और उसमें आजकल जो काम हो रहा है वो डॉकिंग वगैरह के ऊपर हो रहा है, सिमुलेशन वगैरह के ऊपर हो रहा है। अगर आप सिमुलेशन और डॉकिंग I have the experience of this thing, like docking हमने करवाई है and I have attended a workshop on docking techniques as well. बिकॉज आजकल स्मॉल मॉलिक्यूल के सिंथेसिस आज से 30-40 साल पहले जैसे नहीं है। आजकल पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल डिजाइन करेंगे और फिर उसके बाद सिंथेसिस। तो बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। सिंथेसिस इज कुकिंग। आपको रिएक्शन कंडीशंस पता हो और आपको रिएक्टेंट्स पता हो, आपके पास केमिकल्स हो, आपने मिक्स करना है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। कहीं आपको लाइट के अंदर लाइट सेंसिटिव रिएक्शन है, कोई पीएच सेंसिटिव रिएक्शन है, कोई एनहाइड्रस रिएक्शन है, किसी के अंदर कोई खास कैटलिस्ट चाहिए, उस खास कैटलिस्ट के अंदर मतलब मैंने जैसे एक रिसेंटली लीवोफ्लॉक्सासिन को पेप्टाइड के साथ जोड़ा। इट वाज वेरी टीडियस। समझा जाता था कि लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो पेप्टाइड के साथ जुड़ नहीं सकता। ठीक है, अब केमिस्ट्री सिर्फ मुझे एनालिसिस करना था। मुझे लकीली एक ऐसा पेपर मिल गया कि जिन्होंने बहुत काम किया हुआ था ऑलरेडी, उसने मेरी जिंदगी आसान कर दी उस पेपर ने। मैंने उस पेपर के प्रोटोकॉल के मुताबिक सिंथेसिस की, 1 दिन में सिंथेसिस हो गई। So it all depends upon the mentor that you have. और सिंथेसिस के जो उस्ताद थे जो भूल गया है लोगों को, वो सलीमो जमा सिद्दीकी थे। आज उनको कोई भी नहीं जानता है, और लेकिन एचईजे वाले जानते हैं कि उस बंदे ने क्या क्या किया। यस सर। अब हमने उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना है। उनकी लेगेसी को अताउर रहमान और डॉक्टर इकबाल चौधरी आगे लेके जा रहे हैं, जो कि अरबों डॉलर के अरबों रुपए पाकिस्तानी हुकूमत से खींच रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे। आप जरा ये जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर जो जनरल ग्रुप है उसके अंदर 2 वीडियोस डाली हैं परवेज हुद भाई की, वो सुनने लायक है। आपको पता चलेगा कि हमारे हायर एजुकेशन में पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और इकबाल चौधरी साहब का जो आईसीसीबीएस और पंजवानी सेंटर और एचईजे है, उसमें प्रोफेसर बहुत मजे कर रहे हैं। Yes, but there are some जो newcomers हैं, जो नए बाहर से पढ़ के आते हैं, professors, they are very dedicated to their task. Literally, I can tell you about my group. My supervisor used to work like literally from 8 a.m. और रात के 11 बजे तक लैब में बस उनका काम होता था। तो यार there is still a hope। लोग हैं, सारे जैसे नहीं है, but we need to change। हम जो यूथ हैं, हम लोगों ने अभी अपने आप को स्किल करना है, बाहर से पढ़ के अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना है इंशाल्लाह। वो कहाँ से पढ़ के आए हैं? He has a master from abroad, फिर उनका PhD भी abroad है। बहुत बड़ा टर्म होता है, मुझे स्पेसिफिक बताएं अब्रॉड कौन सा? कनाडा एंड फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इन यूरोप से उनका ज्यादातर एक्सपोजर है। सही ठीक।
वंडरफुल। मैंने आपके पेपर देखे हैं, दे आर गुड, बट आप अगर ये पेप्टाइड सिंथेसिस कर लोगी और उसके बाद फिर बायोलॉजी भी अगर आपको आ जाएगी तो यू विल बिकम एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर पीएचडी इन यूएसए। बिल्कुल सर, इंटरफेस आई कैनॉट हियर पे यू। काम करना, दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स का इन अ लॉन्ग, आई एम सेइंग कि अगर कैनॉट हियर यू। आप सिर्फ एक फील्ड को लेके चले जाओ, लाइक इट्स ऑल अबाउट मल्टी डिसिप्लिन्स के आप अगर सिर्फ केमिस्ट्री में लग जाओ तो लाइक यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट। आपको दोनों चीजों को इंटरैक्ट करके बायो एंड केमिस्ट्री एंड ऑल अदर डिसिप्लिन्स, एंड देन यू कैन कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी ऑफ साइंस। एटलीस्ट आपको फंडामेंटल्स हर फील्ड के आने चाहिए, हर फील्ड के फंडामेंटल्स आने चाहिए। स्पेसिफिक फिर स्पेशलाइज आप एक जगह पर हो जाओ, स्पेशलाइजेशन एक जगह पर होनी चाहिए, फंडामेंटल्स आपको सबके आने चाहिए। जी सर, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आप इस तरह ये कोर्स करवा रहे हैं। आई मीन ये अमाउंट इज नथिंग, जिस तरह की अवेयरनेस मिल रही है आई कैन अंडरस्टैंड इट। आपको इस तरह कोई बिठा के नहीं समझाएगा कि आपने सर रिसर्च कैसे करना है, आपने आर्टिकल्स को कैसे करना है, आपने लिखना कैसे है। आई थिंक दिस इज अ न्यू ट्रेंड जो कि आपने स्टार्ट की है, और आई थिंक इट इज़ वेरी बेनिफिटिंग। सब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बिकॉज अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपको सीनियर से या आपके सुपरवाइजर से या किसी भी से आपको पूरा टाइम लाइन और उसको रिक्वेस्ट करनी होती है, तो आई थिंक द अमाउंट दैट वी आर पेइंग हियर इज नथिंग एज कंपेयर टू द वैल्यू दैट यू आर एडिंग in our work, like in our education. Thank you, sir. I appreciate it. Thank you so much for your comment. I really appreciate it. This is you are my leaders, and you have to execute these courses down the road once you come to United States, and which I am envisioning that you should come. And I don't see anything that can you stop you from coming here. Just you need dedication and the right work that I am asking you to do. First work that I am asking you to do is please make your office space at your home and give me the photo, and just work 3 to 4 hours a day in office, right? आज जैसे मैंने आज क्या काम किया, मैंने आज सिर्फ सुबह उठ के तुम आप लोगों के साथ लेक्चर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 घंटे मैंने काम किया, बाद में मैं शायरी कर रहा था, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था, और फिर मैं इंतजार कर रहा था कब 10 बजेंगे तो मैं आप लोगों के साथ गपशप करके तो फिर घर जाऊँ, ठीक है। तो डेवलप एन ऑफिस स्पेस प्लीज। आप में से किसने, सारों ने अपनी ऑफिस स्पेस बना के मुझे टेबल, चेयर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, इसकी सिर्फ फोटो चाहिए। टेबल कोई हाई फाई किस्म का नहीं होना चाहिए कि 50,000 का, 100,000 का, ऐसा नहीं। 2,000 का भी टेबल मिल जाता है आराम से, बाजार से। घर में कोई पड़ा होगा टेबल, कुर्सी भी मिल जाती है मेरे ख्याल में 500-600 रुपए में, 1000 में। लैपटॉप जो है वो 20-25,000 रुपए में मिल जाता है, और इंटरनेट का कनेक्शन भी मेरे ख्याल में 1500 में आराम से मिल जाता है महीने पे। ऐसा ही है? आई एम सेइंग इट राइट? यस बोलो। यस सर। और अगर ये आदत यहाँ से पाकिस्तान से पुख्ता करके आओगे, अमेरिका में फिर आप लोग मौजें करोगे, फिर आप लोग बीच पे जाके मौजें किया करोगे, और बाकी आपके दोस्त कहेंगे इनू की ऐसी मेहनत कर पागल हो जाने हैं, इनू पहले ही पता होता है। ठीक हो गया? लेकिन मेहनत करना पड़ती है, किसी ना किसी जगह पर आपको मेहनत करना पड़ती है। लोग कहते हैं, और मैंने एक्सपीरियंस खुद भी किया कि अगर आप किसी भी फील्ड पे 1000 घंटे लगा लो तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो उस फील्ड में, ठीक है? किसी भी फील्ड में इट्स इररेलेवेंट कौन सी फील्ड है। आप पियानो सिर्फ सीखने में $1000 एक 1000 घंटे लगा दो तो आप पियानिस्ट बन जाओगे, बेहतरीन पियानिस्ट, ठीक है। तो एक शेर पे खत्म करता हूँ आज की गुफ्तगू, और आज की गुफ्तगू के बाद आपका फीडबैक रहेगा। वो लोग भी कितने अच्छे थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग भी कितने अच्छे थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। ये समझ आया जुमला या नहीं समझ आया? जी सर, समझ आया। तो वो लोग भी कितने अच्छे थे जो इश्क को काम समझते थे, जैसे गालिब है, ठीक है, उसका काम ही इश्क करना था, या काम से आशिकी करते थे जैसे सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी है। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, बिल आखिर थक हार के यारो दोनों को अधूरा छोड़ दिया।
तो ये ना करना, एक ही काम करो, या तो काम से आशिकी कर लो या इश्क को काम समझ लो। तो आप क्या करोगे बोलो? काम से आशिकी काम से आशिकी बेहतर है। करेंगे। काम से आशिकी बेहतर। जबरदस्त लिखा है। फैज अहमद फैज की नज्म थी, आपकी समातों के नजर थोड़ा सा। और सलीम जमा सिद्दीकी के बारे में मुझे एक बहुत अच्छी लगती है, ही इज माय मेंटर। उन्होंने PCSIR बना कर दिया पाकिस्तान को, HEJ के उन्होंने बना कर दिया था, ICCBS के पीछे उनका काम था। और उन्होंने अजमलीन बनाई, उन्होंने गधारा मीन बनाई, उन्होंने बलोचिस्ताना मीन बनाई, उन्होंने और ये अल्कलाइड्स हैं सारे। और मजे की बात सुनो, पाकिस्तान में से किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने उनका कंपाउंड नहीं लिया, जर्मनी की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने उनका कंपाउंड लिया और मैन्युफैक्चर किया है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम बड़े लोगों को धक्के देते हैं और शोबदाबाजों को अपने पास रखते हैं। आप लोग कोशिश ये करो कि शोबदाबाजी ना करो, बड़े बनने की कोशिश करो। मुश्किल नहीं होता, सिर्फ मेहनत करना पड़ती है, ठीक है? और बहुत जी पोटेंशियल है सर। पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ह्यूमन रिसोर्स इतना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, आई कैन नॉट टेल यू। जिस जिस ह्यूमन रिसोर्स को ईमेल नहीं चलाना आती, आप उस ह्यूमन रिसोर्स को ईमेल चलाना सिखाओ। उस जिस ह्यूमन रिसोर्स को अपने बारे में 3 सफ़े नहीं लिखना आते और वो 17 साल की तालीम लेकर बैठ गया हुआ है, तो आप देखो कितना पोटेंशियल है तालीम का वहाँ, ठीक है? और अगली किस्त में मिलते हैं। अगर किसी ने अब जाना है तो वो जा सकता है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ, कोई आपस की बातें करनी है तो वो कर लो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। 5 लिंक्स भेजे हैं, उन 5 लिंक्स को गौर से पढ़ लो और ईमेल मुझे कर लो जब आप वो 5 लिंक कर लो। मजीद ईमेल लिंक्स चाहिए होंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। आज से आप फॉर्मली मेरे साथ एनरोल हो चुके हुए हैं और ये कोर्स इंशाल्लाह हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।